हेलो, नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक कविता क्या है निबंध को करेंगे, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित है। आशा है कि सब आप अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गुड इवनिंग। यदि क्लास शाम को देख रहे थे तो उनके लिए गुड इवनिंग, सुबह देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 2 हिंदी से उठाया है पाठ्यक्रम निबंध यूनिट। निबंध यूनिट में से कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा निबंध, यह महत्वपूर्ण है। और इसके अंदर हम देख सकते हैं, हमने सार समीक्षा को पिछली कक्षा में देख लिया था, हमने उसमें कर लिया था। और आज हम महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, जो कि पार्ट 2 क्लास रहने वाली है। तो हम देखें कि निबंध के अनुसार रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रही है निबंध के बारे में, कि कविता क्या है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं। देखिए, सारांश हमने कल पढ़ लिया था। सारांश में रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहती है कि कहा जा सकता है कि कहा जा सकता है कि देखो, हम क्लास एक अच्छी तरह से पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने के माध्यम से, जैसे एक प्लेलिस्ट के माध्यम से हमने लगाया है। आप उनको जाकर देखो, अपना पाठ्यक्रम पूरा करो, जल्दी जल्दी इस पर क्वेश्चन करेंगे। हम अच्छी तरह से करेंगे तो हमारा एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। हम पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम कहाँ से होगा। तो आप समझ सकते हैं हमारे कहने का क्या तात्पर्य है। तो जैसे हमने क्लास पहले की है, उनको आप पूरा रिवीजन करिए, बीच में स्किप मत करिए। आप जैसे जैसे उनको देखेंगे तो आपको एक अपना ग्राफ तैयार हो जाएगा कि किस प्रकार से हमें कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास पढ़ते हैं तो उसके बारे में एक मुख्य सार क्या होता है हमारे दिमाग में बैठ जाता है, तब हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो देखें कि रामचंद्र शुक्ल जी निबंध के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं और मुख्य तथ्य क्या रहने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से वो इसके अंदर लेकर आई है। तो देखिए, कविता क्या है, निबंध में महत्वपूर्ण उद्धरण क्या रहने वाले हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या क्या रचनाएं करी और कहाँ से किस प्रकार से निबंध रचे। तो चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 ये मुख्य ऊपर दिए गए थे, जो पिछली कक्षा में हमने कर लिए हैं। देखिए, उनमें से निबंध संग्रह लिए गए, उनके निबंध संग्रह कितने थे? 17 निबंध संग्रह थे। ये देखिए, चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 2 में भी दिया गया है। उसके बारे में हमें जांचेंगे। कुल इनके 17 निबंध है। कितने निबंध है? कुल 17 निबंध है। 10 निबंध भाव मनोविकार के क्या है? 10 निबंध देख सकते हैं। 10 निबंध भाव मनोविकार के हैं, देख सकते हैं। एक बार देखिए, 10 भाव मनोविकार के हैं और 4 नीचे दिए गए हैं। देखिए, ये रहे 4। इसमें से ये बताए गए हैं कि लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण, व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप स्वरूप, ये मुख्य मुख्य 4 निबंध है। और 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, ये मुख्य इनके रहे हैं। 17 निबंधों का ये मुख्य बात बताई गई कि ये भी पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रहों का कुल कितनी संख्या बनी हुई है। तो ये आप लिख सकते हैं, 17 इनकी कुल संख्या बताई गई है। तो देखिए, हम पढ़ेंगे मुख्य तथ्य क्या कहने की कोशिश की जा रही है। एग्जाम में यूजीसी नेट पेपर 2 में कैसे निबंध में से क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।
जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था दशा अवस्था कहलाती है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आया है। उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। देखो कि कविता का सुंदर रूप है। कविता क्या है? मानव और समाज को सुंदर तरीके से हमें मनुष्य के जीवन को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करना कवि का काम है। कवि का काम केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, उसके माध्यम से सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से हमारे विचारों को उन तक पहुंचाना, कविता का आनंद लेना काफी नहीं है। कविता के अंदर जो बातें बताई गई हो उनको समझने का कार्य कवि का है, समझाने का कार्य कवि का है, जो कि रामचंद्र शुक्ल समझा रहे हैं इस निबंध के माध्यम से। तो आगे देखिए, ये कोटेशन आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये तो हमने भी एग्जाम में देखा है, बहुत बार क्वेश्चन देखा है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है कि मनुष्य के हृदय के स्वार्थ। देखो कई बार ये हो जाता है कि जो कोई कार्य हो रहा है, घटना हो चुकी है, हम क्या कहते हैं कि रहने दो, हमें क्या मतलब है। किसी का झगड़ा हो जाता था, उसके बारे में भी अपने अंदर इससे घृणा उत्पन्न हो गई है। ऐसी भावना को अलग रख कर कविता में जो दया भाव मोह ये लाने की कोशिश कवि की होती है, जो कि रामचंद्र शुक्ल इस निबंध के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मानव और समाज को मुख्य रूप से दयालु रूप से भावों को समझने के लिए इस निबंध की प्रस्तुति अपने पाठ्यक्रम में शामिल की है। जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता भी कविता मनुष्य के हृदय के स्वार्थ संबंधों का संकुचित मंडल से ऊपर उठ करे और नीचे के मन में भाव होना चाहिए कविता करने के लिए। तो उसी प्रकार इसके अंदर रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं। आगे देखिए, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलेगा, भी बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है बिंब ग्रहण अपेक्षित। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर मूर्त विषय का ही हो सकता है। मतलब महत्वपूर्ण बात ही होना उसमें जरूरी है। एक अकेले अर्थ ग्रहण से हमें ये नहीं है कि उस कविता को पढ़ने से हमें अर्थ ग्रहण हो रहा है, मतलब इससे नहीं है। उसके अंदर भाव, उसके अंदर क्या बातें कह रही है, उसके तरफ दया दया होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, मन में एक संदेश पहुंचना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ये बात यहाँ रामचंद्र शुक्ल जी ने इस लाइन के माध्यम से समझाया है। ठीक है, आगे देखिए, केवल असाधारण की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिसमें मनुष्य जाति के उस समय को पुराने सहचरों की वंश परंपरागत समृद्धि वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी वे पूरे सहृदय या भावुक कहे जा सकते हैं। तो आप इस कोटेशन को देखने मात्र से ही पता लगा लेंगे कि ये किस निबंध से उठाई गई है। ठीक है, आप बार बार इन लाइनों को, इन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातों को बार बार पढ़े, अपने आप हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। हम कहीं भी ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी इस निबंध के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि कविता क्या होती है। बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, बुद्धि के माध्यम से हमारी बुद्धि होती है, तब हम कोई ज्ञान का अनुभव कर पाते हैं। हमारी जैसे हम किसी को समझ नहीं रहे हैं, तो ये अंदर
हमारे अंदर भाव बुद्धि नहीं है, इसलिए समझ नहीं रहे हैं। लेकिन कोई कविता पढ़ रहे हैं, आनंद अनुभव हो रहा है, मनुष्य को सच्चे हृदय जो भाव उत्पन्न होना चाहिए। जैसे हम कोई लाइन पढ़ते हैं, किस प्रकार से क्रोधित लाइन पढ़ते हैं, गुस्सा आता है, तो ये भाव है अपने अंदर। जैसे कविता पढ़ने से रस उत्पन्न होता है, उसी प्रकार का भाव इससे निबंध के अंदर है। बता रहे हैं कि कविता एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है, मनुष्य के हृदय को छूने का एकमात्र मुख्य आधार है। उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है। इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। तो आप ये समझ सकते हैं कि कविता रसात्मक रूप है। मनुष्य के हृदय को रस प्राप्त होना चाहिए कविता पढ़ने से। केवल इस बात को जानकर ही हम किसी काम को करने या न करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक या हानिकारक है, जब उसकी या इसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आ जाती है, तो हम क्या करते हैं? जे आह्लाद, क्रोध, करुणा क्या है? आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि संचार कर देती है। तभी हम उस काम को करने या न करने के लिए उद्यत हो जाती है। इसके बारे में बता रहे हैं कि केवल हमारे हम किसी काम को करने जा रहे हैं, तो हमें पहले ये तो नहीं पता है ना वो काम अच्छा है या बुरा है, लाभदायक है या हानिकारक है, उसके परिणाम कैसे हो सकते हैं। हमारी भावना में ये आ जाता है, तो जैसे क्रोध, करुणा, भय उत्पन्न हो जाता है, तब हमें वो काम करने या न करने से कोई मतलब नहीं रह जाता। ये इसके बारे में इस लाइन में कहने की कोशिश कर रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी। आगे देखिए अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं। कवि कवि ही आगे देखिए कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है। ये देखो मुख्य बात हृदय पर टिकी हुई है। जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्य तव की उच्च भूमि पर ले जाती है। भावावेग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादाद में हो जाता है। उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती। उसका हृदय भी विश्व हृदय हो जाता है। क्या दोबारा देखिए थोड़ा। कविता ही हृदय की प्रकृति दशा में लाती है। वे कविता ही हृदय को प्रकृति की दिशा में लाती है। प्रकृति हमें जैसे मौसम अलग अलग होते हैं, सर्दी, गर्मी और वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, इस प्रकार से वर्षा के दिनों में हमें बहुत अच्छी लगती भी है कि वर्षा हो रही है, आनंद होता है। तो ये प्रकृति से जोड़ती है, इसके बारे में बता रहे हैं। भी जो मौसम होता है उसके अनुसार हमें अपने मन को खुशी का अनुभव कराती है। जगत के बीच क्रम से उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्य की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये कविता का काम है। भावावेग की सबसे उच्च कक्षा पर पहुंचे हुए मनुष्य का जगत के साथ पूर्ण तादात्म्य हो जाता है। उसी उसकी अलग भाव सत्ता नहीं रह जाती। उसका हृदय विश्व हृदय हो जाता है। तो ये लाइन आपको याद कर लेनी है। बार बार रिवीजन करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगी। अगली लाइन देखिए। अगली देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पना दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठकों में अधिकतर ग्राहक होती है। वे कविता कार्य करने के लिए विधायक कौन होता है? कविता को करने वाले कल्पना के दो प्रकार माने गए हैं, विधायक और ग्राहक। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, आप याद करें, अपनी नोट्स में नोट कर लें। कवि जो कि विधायक रूप में माना गया है और श्रोता या पाठक गण है वो अधिकतर ग्राहक रूप में है। ये रामचंद्र शुक्ल इस निबंध के माध्यम से कह रहे हैं। आगे देखिए। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी केवल विलास की ऐसी सामग्री हुई है। मनुष्य
कविता को पढ़ने से हमें कुछ आनंद की अनुभूति होती है, वही नहीं है, उससे अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छी बातें हमें समाज के लिए, संसार के लिए उपयुक्त बात ही हमारे सामने रखी गई हो, अपने ऊपर उनको हमें जैसे हम प्रयास करते हैं उस पर कार्य करें, हम सही रास्ते पर चले, इस प्रकार की कविताएं हमें लक्ष्य करना ये कवि का काम होता है। गलत चीजें समाज के लिए अच्छी नहीं मानी गई है। तो आप ये इसके बारे में देख सकते हैं, यही समझाने की कोशिश रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं। आगे देखिए, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। सौंदर्य कविता का कार्य करने पर कवि अलंकार है इसके अंदर डालते हैं। शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य, माधुर्य गुण, रस, क्रोध जैसे रौद्र रूप है। कविता जो भाव रूप है वो उसके अंदर डाला जाता है, वह कवि डालते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये मुख्य बातें हैं, आप इसे नोट करें, पूछी जा सकती है। आगे देखिए, जिस प्रकार कुरूपा स्त्री अलंकार लादकर सुंदर नहीं हो सकती। एक कुरूप स्त्री है मतलब चेहरे से अच्छी ना हो, उसको कुरूपा स्त्री कहा गया है कि उसके अंदर जैसे हमने 16 श्रृंगार कर दिए, वो सुंदर नहीं लग रही है, उसके बारे में बता रहे कवि। उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर का काव्य सजीव स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता। जैसे हम कोई भी कविता कर रहे हैं, उसमें अलंकार गुण, रस, भाव, क्या भाव ये नहीं होंगे तो इनके अभाव में कविता अच्छी नहीं मानी जाएगी। आप समझ सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि अच्छे भाव समाज को दिशाहीन न करके दिशा सही रास्ता दे, वही कविता सच्ची मानी गई है। कविता मनोरंजन का साधन नहीं है, कविता एक समाज को प्रगति के लिए प्रकृति प्रगति के लिए लिखा जाए, वही कविता मानी गई है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। कविता के अंदर नाद सौंदर्य होना चाहिए, ये मन के भीतर की वस्तु है, ये किसी अन्य से नहीं, इनके अभाव में कविता को पूर्ण नहीं माना गया है। इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं। ठीक है, और आज की क्लास बस इतनी ही। और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और नए चैनल पर जुड़े हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आगे क्या नया जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार हमें क्लास कैसी लेकर आए, क्या आपको अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो एग्जाम दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, वही इसके अंदर है। और बताएं कि क्लास कैसी लगी, और इसके लिए धन्यवाद। आज की क्लास बस इतनी ही, और कल मिलते हैं इसके लिए। ठीक है, कल नई क्लास लेकर आएंगे और नया निबंध होगा। तो आप इन दोनों क्लासों को जाकर देख लीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। धन्यवाद।